चलो तो लेट्स स्टार्ट। देखो यार, लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक कराया था मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज, और मैंने आपको इक्वेशंस डिराइव करना सिखा दिए थे कि हमें एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लिखना है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वो फोर्स बड़ा होगा, तो बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल्स टू एम ए। और मैंने आपको कहा था कि बस फिलहाल के लिए फर्स्ट वाले केस का फॉर्मूला याद रखना। क्या आपको वो केस याद है? यस सर। तो उसी से स्टार्ट कर रहे हैं, देखना याद है या नहीं। भाई मैंने केस लिया था कि ये एक एटवुड्स मशीन है, यहाँ पे हमारी एक पुली है जो हम हमेशा मासलेस कंसीडर करते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट था M1, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट था M2। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। तो अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं M1 पे और कितने फोर्सेस लग रहे हैं M2 पे? चलो चेक करके बताओ। दो दो दो। दो। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एमजी एंड नेचुरल बहुत बढ़िया। नीचे लग रहा है M1G और ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स। सिमिलरली M2 पे भी नीचे लग रहा है M2G और ऊपर लग रहा है इस पे सेम टेंशन फोर्स। क्योंकि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन फोर्स सेम लगेगा। हमने इक्वेशंस डिराइव करी थी, फटाफट एक बार रिकॉल करा रहा हूं। मैंने कहा था अज्यूम कर लो कि M1 नीचे जा रहा है और M2 ऊपर जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस M1 का होगा उतना ही डिस्टेंस M2 का होगा। दोनों का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो दोनों की एक्सीलरेशन कैसी आएगी? सेम आएगी। तो अगर ये किसी एक्सीलरेशन A से नीचे जा रहा है तो ये सेम एक्सीलरेशन A से ऊपर जाएगा। तो हमने M1 के लिए इक्वेशन लिखी थी, ये नीचे जा रहा है तो M1G माइनस टी इज इक्वल्स टू M1A। हमने M2 के लिए इक्वेशन लिखी थी, M2 के लिए क्या इक्वेशन आई थी? T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। और हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया था इन दोनों को सॉल्व करके, M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज M1 प्लस M2। अब सब लोग चेक कर लो, सबको यहां तक पूरी चीजें रिकॉल है या नहीं? रिकॉल है। यस सर। बढ़िया। भाई कोई कुछ डिस्कशन कर रहे हैं? माइक म्यूट पे रखे। चलो अब मैं आपको बता रहा था कि हम आज डिस्कस करेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक, कि डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। क्योंकि बार बार एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि हम इसकी इक्वेशंस बनाने बैठेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इतना टाइम किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। तो अब शॉर्ट ट्रिक का सीधा सीधा मेथड क्या है? A इज इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। हमें बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहां पे एफ नेट कौन सा होना चाहिए? वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, शॉर्टकट मेथड क्या कह रहा है? आपको कभी भी एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स ऑफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, अगर मैं टेंशन फोर्स की बात कर रहा हूं, आप एक चीज करो, ये इस M1 और इस M2 को स्ट्रेट कर दो एक तरीके से, तो आपको दिखेगा कि आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का बन रहा है। ये M1 था, सॉरी, ये M1 था, ये M2 था। तो मेरे को बताओ M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा था? इस साइड M2G, इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा था? M1G। इस साइड टेंशन फोर्स और इस साइड टेंशन फोर्स। तो यार क्वेश्चन ने मेरे को, शॉर्ट ट्रिक ने मेरे को बोला हुआ है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लेना है। अगर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लेना है तो क्या मैं इसमें टेंशन फोर्स कंसीडर करूंगा? नो टेंशन फोर्स कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि एक पूरी स्ट्रिंग पे अगर मैं बात करूं तो पूरी स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो याद रखना टेंशन फोर्स, और सिमिलरली आगे थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा नॉर्मल फोर्स, ये दोनों के दोनों फोर्सेस आपके इंटरनल फोर्सेस होते हैं। अगर ये दोनों के दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं तो इस वाले फॉर्मूले में आप कभी भी ना तो टेंशन लिखोगे ना तो कभी भी नॉर्मल फोर्स लिखोगे। तो मेरे को बताओ कि अगर टेंशन कट गया तो अब कौन से फोर्स बच गए? एमजी और एम2जी। वेरी गुड, M1G और M2G। अब M1G और M2G का नेचर चेक करो कि दोनों का नेचर सेम है या अपोजिट है। कहने का मतलब है कि क्या दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं? अपोजिट। अपोजिट। अब आपको कैसे इमेजिन करना है ये चीज? आपको पिछले वाले डायग्राम से ये चीज इमेजिन करनी है। भाई M1G नीचे लग रहा था, तो M1G क्या चाहता है कि M1 नीचे आए
और M2 कहाँ जाए, ऊपर ऊपर। जाए। लेकिन M2G क्या चाहता है, M2G चाहता है कि M2 नीचे आए और M1 कहाँ जाए, वो ऊपर। ऊपर जाए। तो भाई दोनों की जो टेंडेंसी है, दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट है। अगर दोनों का नेचर अपोजिट होगा तो आप चुपचाप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर दोनों का नेचर सेम होगा तो आप उन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर ऐड। दोगे। ऐड। डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, टोटल मास है M1 प्लस M2। चेक करो दोनों फॉर्मूले सेम आए या नहीं आए, दोनों फॉर्मूले Yes, एग्जैक्टली sir. सेम आ गए। Yes, sir. क्या आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना समझ में आया? Yes, sir. गुड। Yes, sir. मैं आपको एक दो एग्जांपल और कराऊंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो एक बार इस शॉर्ट ट्रिक को पूरा नोट डाउन कर लो, शॉर्टकट मेथड को। Done, sir. डन, बहुत बढ़िया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन, चलो तो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक ये वाला क्वेश्चन भी किया था कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट हमारा एक पुलिस स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट, ये M2, ये M1, ये एंगल थीटा। फिर से क्या करना है आपको, फिर से सारे फोर्सेस मार्क करने हैं और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो भाई मैंने M2G पे फोर्स मार्क किया तो इधर आया M2G, ऊपर आया टेंशन फोर्स, इधर आया टेंशन फोर्स, और नीचे कौन सा फोर्स लगा, नीचे M1G साइन थीटा लगा। आप सबको याद है ना, नीचे की तरफ M1G साइन थीटा लगता है। Yes. डन। टेंशन फोर्स को हम कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि टेंशन फोर्स तो हो गया इंटरनल फोर्स। भाई मेरा शॉर्टकट मेथड कहता है एफ नेट लिखना है डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखना है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, M1G साइन थीटा और M2G, इन दोनों का नेचर सेम है या अपोजिट है? Same. 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 सेम नहीं है। M1G साइन थीटा चाहता है कि M1 इधर आए और M2 किधर जाए, ऊपर जाए। लेकिन M2G क्या चाहता है, M2G नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो चाहता है कि M2G नीचे आए और M1G कहां जाए, ऊपर जाए। ऊपर। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों का नेचर सेम है या अपोजिट है, तो मैंने अभी आपको दूसरा तरीका क्या बताया कि आप इसको एक सिंगल उस लाइन में ड्रॉ कर दो। तो अगर मैं इसको एक सिंगल लाइन में ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा M2, M2 पे इस साइड फोर्स लग रहा है M2G, ये है मेरा ब्लॉक M1, M1 पे इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, M1G साइन थीटा। तो चेक करो ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, Opposite direction. अपोजिट। तो इधर मतलब आप करोगे सब्ट्रैक्ट, डिवाइडेड बाय टोटल मास, आपके पास आंसर आ गया, बस दैट्स इट, ये फाइनल आंसर है। क्लियर है ये वाला? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Clear. डन। एक और एग्जांपल कराता हूं जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वो वाला एग्जांपल देखो अब। भाई लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमने कुछ इस टाइप का किया था कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का हमें एंगल गिवन है कि ये एंगल है 30 डिग्री। हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गिवन था, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए एक दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, ऑब्जेक्ट बी, और ऑब्जेक्ट बी से स्ट्रिंग आ रही है, और यहाँ पे हमारा कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट सी। क्वेश्चन था कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए गिवन है 1 किलोग्राम, ऑब्जेक्ट बी का मास हमें गिवन है 2 किलोग्राम, और हमसे ऑब्जेक्ट सी का मास पूछा था। लेकिन क्या कंडीशन गिवन थी, कंडीशन ये गिवन थी कि हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम किस पे रहना चाहिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहिए। अगर आपको याद हो हमारे पास आंसर आया था मास ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1.5 kg, ये आंसर आया था हमारे पास। तो अब हम अपने शॉर्ट ट्रिक मेथड से प्रूव करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर अभी भी 1.5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले काम करते हैं, सारे फोर्सेस मार्क करते हैं। तो भैया इधर एक फोर्स लग रहा होगा MAG साइन थीटा, यहाँ पे टेंशन फोर्स, यहाँ पे टेंशन फोर्स, और साथ के साथ एक और फोर्स लग रहा होगा इधर नीचे की तरफ MBG साइन थीटा। फिर यहाँ पे टेंशन फोर्स, यहाँ पे टेंशन फोर्स, और नीचे लग रहा होगा MCG। अच्छा संजना, आपका क्वेश्चन है कि सिर्फ साइन थीटा ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं। चलो संजना, पहले आपका डाउट क्लियर कर देता हूं।
अगर ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है संजना, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ तो याद रखो उस पे है ना वेट लग रहा होगा, और वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगता है, mg। इस वेट को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा, तो मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम आता है, तो इसलिए ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा mg sin थीटा। अब मेरे को बताओ, अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है मेरा, इसके ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा और या तो ऊपर मूव करेगा, क्या ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा? नो सर। तो इसलिए मैं ये वाले फोर्सेस कंसीडर ही नहीं करूंगा जो मेरे इस वाले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे होंगे। जैसे इधर नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, लेकिन मैं इस फोर्स और इस फोर्स को कंसीडर नहीं करूंगा, और ना ही इस फोर्स को कंसीडर करूंगा। मेरा ऑब्जेक्ट या तो इधर मूव कर सकता है या तो इधर मूव कर सकता है, तो मैं सिर्फ वही फोर्सेस लूंगा जो इसके अलोंग आ रहे होंगे, जो इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे। क्लियर है आपको? यस सर। चलो डन। तो अब मेरे को आप देख के बताओ, टेंशन फोर्स तो सारे कट जाएंगे भैया, टेंशन फोर्स तो इंटरनल फोर्स है, टेंशन फोर्स सारे कट गए, तो मैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखूं बताओ? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखूं? mvg sin theta plus mbg sin theta minus mcg। वेरी गुड समीक्षा। MAG साइन थीटा और MBG साइन थीटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास ऐड। लेकिन MCG की जो टेंडेंसी है, जो नेचर है, वो अपोजिट है, तो वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज MA प्लस MB प्लस MC। अगर आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, लेकिन अब एक बार बताओ, सिस्टम मेरा रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आनी Zero. चाहिए? जीरो। तो एक्सेलरेशन को आप यहाँ पे कर दो जीरो। जब आप इस वाले को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे Zero. वाला डिनोमिनेटर भी क्या बन जाएगा? जीरो। डिनोमिनेटर भी जीरो बन जाएगा। तो आपके पास बस बचेगा MAG साइन थीटा प्लस MBG साइन थीटा माइनस MCG इज इक्वल्स टू जीरो। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर चेक करते हैं। भाई जी कॉमन आके जी कट जाएगा, जी कॉमन आ रहा है सब में, जी कट गया। हमारे पास बस बचा MA साइन थीटा प्लस MB साइन थीटा इज इक्वल्स टू MC। MA की वैल्यू कितनी है भैया? 1 इंटू साइन 30 डिग्री हाफ, प्लस MB की वैल्यू 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ इज इक्वल्स टू MC फाइंड करना है। तो आप देखो आपके पास आंसर अभी भी 1.5 ही आ रहा है। तो मैं आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूं, चेक करो अच्छे से, क्या आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना समझ में आया है या नहीं आया है? यस आ सर। गया। एक बार आ गया रिपीट है? कर दो। यस सर। एक बार रिपीट, कहां से स्टेप रिपीट Repeat. करना है? हाँ बताओ बताओ। सर स्टार्टिंग से कर दो ये वाला। ये वाला स्टार्टिंग से ही करना है, डन। चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आपको ये जो फोर्सेस मैंने मार्क करे हैं ये समझ में आ गया? यस सर। सर डन। ए और बी वाली जो टेंशन वाली है ना, उसमें कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो ऐसा करते हैं डायग्राम फिर से अलग से बना लेते हैं ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। इस टाइप का ये कुछ डायग्राम बन गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बी है। पहले इन दोनों के बारे में ही डिस्कस करते हैं। भैया ए का कुछ ना कुछ मास है, तो यहाँ पे हमेशा नीचे की तरफ क्या लगता है? वेट का कंपोनेंट लगता है, MAG साइन थीटा। पहले यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। बढ़िया। अब बी के पास भी तो कुछ ना कुछ मास है, तो बी का भी यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगेगा? MBG साइन थीटा लगेगा। ये दो फोर्सेस तो लगेंगे ही लगेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी था, तो ऑब्जेक्ट सी का नीचे लग रहा होगा वेट, दैट इज MCG। ये तीन फोर्स तो लग ही रहे हैं। तो मेरे को अब साथ में क्या कनेक्ट दे रखी है? स्ट्रिंग कनेक्ट करके दे रखी है। अब मुझे बताओ, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लग रहे होंगे, तो टेंशन फोर्स क्या मेरे को कंसीडर करने हैं अपनी इक्वेशन में? नो सर। टेंशन फोर्स कंसीडर नहीं करने, तो एक तरीके से ये इमेजिन कर लो ना कि स्ट्रिंग है ही नहीं, क्योंकि कोई टेंशन फोर्स तो लग ही नहीं रहा। तो एक तरीके से ये खत्म कर दो कि टेंशन फोर्स है ही नहीं। अब मेरे को पहले यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। डन। अगर आप देखो MAG साइन थीटा और MBG साइन थीटा, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है? सेम आ रही है या अपोजिट आ रही है? सेम।
सेम आ रही same. है, तो इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम आ रही है। इन दोनों का नेचर भी सेम है। नेचर सेम कहने का मतलब है ए और बी, जो दोनों पे एम ए जी साइन थीटा और एमबीजी साइन थीटा लग रहा है, वो दोनों चाहते हैं कि ये चीजें नीचे आए, लेकिन एमसीजी उल्टा चाहता है। एमसीजी चाहता है कि एमसी नीचे आए और ये दोनों कहां जाएं, ऊपर जाएं। अब चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट? No, sir. बढ़िया। नो सर। डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2, मतलब ma प्लस mb प्लस mc, इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। लेकिन अगर मेरा सिस्टम रेस्ट पे है तो एक्सीलरेशन कितनी आएगी, Zero. जीरो आएगी। Zero. तो बस यही चीज मैं यहां लिख रहा था। मैंने कहा एम ए जी साइन थीटा एम बी जी साइन थीटा दोनों ऐड हो गए, एम सी जी सब्ट्रैक्ट हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास, और एक्सीलरेशन जीरो है। अब यार आप डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो वो भी जीरो बन गया, तो मतलब सिर्फ न्यूमरेटर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। फिर बस मैंने सॉल्व किया है और आंसर आ गया है। सर ये जी कैसे काटे आपने? जी कैसे काटे, ये बात भी सही है। जी कैसे काटे, तो भैया मेरे पास इक्वेशन आई थी एम ए जी साइन थीटा प्लस एम बी जी साइन थीटा माइनस एम सी जी इक्वल्स टू जीरो। इसको यहां फेंक दो क्योंकि वो नेगेटिव में है। तो हमारा हो गया एम ए जी साइन थीटा प्लस एम बी जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम सी जी। यहां से जी कॉमन लिया तो कितना आया, ये एम ए साइन थीटा प्लस एम बी साइन थीटा, और यहां पे भी जी है एम सी, तो देखो अब जी जी कट जाएगा ना। ठीक है भाई, बोले नहीं तुम। यस सर। डन। डाउट है तो फिर से पूछ लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो इसको कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। Done, sir. डन, चलो सर डन। बढ़िया भाई बढ़िया। तो लेट्स प्रोसीड, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपने सॉल्व। वेरी गुड संजना, थैंक यू सो मच। शायद से हमने ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करना आप। कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 kg, 2 kg और 1 kg, इन दोनों को हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और मैं 1 kg वाले पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। कितना लगा रहा हूं, 28 न्यूटन। आपको क्वेश्चन ने कैलकुलेट करने के लिए बोला है भाई व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, इन सारे ऑब्जेक्ट्स की एक्सीलरेशन कितनी होगी। तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, सब लोग ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, और इसी बात पे होता है पोल कंडक्ट, लेकिन अभी थोड़ी देर में करूंगा, पहले आप सॉल्व कर लो आराम से। सर कर दिया। कर दिया, चलो। तो भैया ये लो पोल, बिल्कुल बिल्कुल, बस तो ये लो, ऐसा करो, करो स्टार्ट पोल से। भैया अभी तक रिजल्ट बिल्कुल शानदार चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स देने की कोशिश किया करो यार, अभी तक सिर्फ 50% स्टूडेंट्स ने दिया है आंसर्स।
44 स्टूडेंट्स, 46 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हैं भाई। लास्ट 10 सेकेंड्स। एंड गिव मी अ मिनट प्लीज। चलो डन, दैट्स इट भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो भाई मेजॉरिटी जनता ने जो आंसर्स दिए हैं दैट इज ऑप्शन ए, और फिर सेकंड उस पे है आंसर सी। तो कैलकुलेट करके चेक करते हैं किसका आंसर ज्यादा सही है। भाई एक बार बताओ, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? इधर लग रहा होगा टेंशन फोर्स, इधर टेंशन फोर्स, इधर टेंशन फोर्स, इधर टेंशन फोर्स। क्या टेंशन फोर्स मार्क करने में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब नीचे लग रहा होगा वेट और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, लेकिन इसका वेट और नॉर्मल फोर्स मैं मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा ये राइट हैंड साइड में मूव करेगा या लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। ऊपर right और hand. नीचे, हाँ, ऊपर और नीचे मूव नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऊपर और नीचे मूव नहीं कर रहे हैं तो इन फोर्सेस को भी लेने का कोई फायदा नहीं है। टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्सेस हैं, तो इंटरनल फोर्सेस को भी हम देखते नहीं है। तो मेरे को बताओ इस पूरे सिस्टम पे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स बचा? So 28 Newton. 28 न्यूटन, एक ही बचा बस, 28 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास है 4 + 2 + 1 7, तो हमारे पास 7. आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या क्लियर हो गया है सबको? यस Yes, सर। sir. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yes, sir. डन डन डन, कंप्लीट करो। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक चलेगा कंस्ट्रेंट रिलेशंस। वो भी बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है संजना, टेंशन फोर्स भी आपको मार्क करना, नेक्स्ट टॉपिक में समझाता हूँ कंस्टेंट रिलेशन में, क्योंकि उसमें भी हमें टेंशन फोर्स मार्क करना है। सर इस शॉर्ट मेथड से सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे? हाँ, जो हमारे ये पुली वाले क्वेश्चंस होंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस, वो सारे शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें हमें एक्सीलरेशन वगैरह निकालने के लिए आएगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, कंस्ट्रेंट रिलेशन। आपको समझाता हूं इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है। कंस्ट्रेंट रिलेशन, यार देखो एक चीज, अभी हमने एक क्वेश्चन किया एटवुड्स मशीन का, कि भाई मैंने कहा कि ये एक पुली है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था मास m1 का, यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट था मास m2 का। हमें हमेशा क्या चेक करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि m1 और m2 का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो सेम है या नहीं। तो मैंने देखा कि यार अगर m1 नीचे कुछ डिस्टेंस x आता है तो m2 कितना ऊपर जाएगा? क्या m2 सेम जाएगा या अलग जाएगा? तो हमने देखा m2 सेम जाएगा। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो हमने कह दिया था कि दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी। तो मैं आपको ये एक चीज बता रहा हूं कि यार जब भी हमारे ऑब्जेक्ट्स एक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, जब भी हमारे ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं और हमारी जो पुली है वो अगर फिक्स्ड होती है, जैसे इधर देखो, जो ये पुली है हमारी, क्या ये पुली कहीं मूव कर रही है या एक जगह स्टेशनरी है, फिक्स है? ये So fix है. फिक्स है। तो जब भी हमारी पुली फिक्स होगी और हमारे ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड होंगे तो उस केस में हमारी जो एक्सीलरेशन आएगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की वो सेम आएगी। लेकिन अब हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? अब हमें क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जिसमें जो पुली है वो मूव कर रही होगी, मूवेबल पुली होगी। नहीं तो दूसरा केस क्या मिल सकता है? दूसरा ही केस ये मिल सकता है कि वो सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं होंगे, वो मल्टीपल स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे। तो इस केस में क्या होगा? हमारी एक्सीलरेशन सेम नहीं आएगी। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि A1 और A2 के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। A1 कितने टाइम्स A2 है? मेरे को ऐसा लगा नहीं समझ में आया जो मैंने बोला। Yes sir. Repeat करो. रिपीट करना है भाई। मैंने कहा जैसे आप ये एग्जांपल जो मैंने ड्रॉ किया है,
सबसे बेस्ट यही एक एग्जांपल है। इसमें अगर आप देखो मेरा M1 और M2 दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और जो पुली है वो भी फिक्स है। तो जब भी हमारी एक सिंगल स्ट्रिंग होगी, पुली हमेशा फिक्स होगी, तो उस केस में सारे ऑब्जेक्ट्स की एक्सीलरेशन कैसी आएगी? सेम आएगी। जैसे चाहे आप पिछला वाला क्वेश्चन देखो, ये मेरे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या इसमें कोई पुली मूव कर रही है? नहीं। तो नहीं इस सर। केस में ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम एक्सीलरेशन से चलेंगे। इससे पिछला वाला एग्जांपल लो, इस केस में जो मेरी पुली है वो फिक्स है, तो इस केस में भी ये जो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स की एक्सीलरेशन होगी, ए की, बी की और सी की, इन तीनों की एक्सीलरेशन क्या होगी? सेम होगी। लेकिन अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें जो पुली होगी वो मूव कर रही होगी। अगर पुली मूव कर रही है और जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में सारे ऑब्जेक्ट्स की एक्सीलरेशन सेम नहीं होगी। तो मेरे को अब इसमें ना रिलेशन फाइंड करना होगा कि भैया इन सब की एक्सीलरेशन कितनी कितनी है। तो वो रिलेशन फाइंड करने को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट रिलेशन। चेक करो क्या ये वाली बात समझ में आई है? यस सर। Good. अब मैं आपको एक इसका सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं। ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, इससे थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक तो इसमें इतने सारे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। चलो, ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। ये ले लो M1, ये ले लो M2, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है हमारी एक पुली। अब आप चेक करो इसमें कौन सी पुली मूवेबल है और कौन सी पुली हमारी रेस्ट पे है। नहीं समझ में आया? रिपीट। सर जो M1 के साथ है वो मूव कर रही है। वेरी गुड। तो हमारी जो ये टेबल के साथ है, ये वाली पुली कैसी है? ये वाली पुली फिक्स्ड है। लेकिन जो ये वाली पुली होगी, दूसरी पुली, ये क्या कर रही होगी? ये मूव कर रही होगी। कैसे मूव कर रही होगी? थोड़ा सा इमेजिन करो। अगर मैं अज्यूम कर लूं, मैं अगर ऐसा मान लूं M2 नीचे जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग इधर आएगी, ये स्ट्रिंग इधर आएगी, तो मेरा M1 कहां जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। तो अगर M1 आगे की तरफ जा रहा है तो ये पुली भी कहां जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। क्या इमेजिन हो गई ये चीजें? यस सर। ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम ये चेक करेंगे कि भैया सबका डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायग्राम यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं, तो आप चेक करना आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही। मैंने कहा ये वो वाली पुली है जो मेरा ऑब्जेक्ट M1 से कनेक्टेड थी। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पुली है ना, x डिस्टेंस आगे जा रही है, ये पुली x डिस्टेंस आगे जा रही है। तो अगर आप एक चीज देखो, ये पुली x डिस्टेंस आगे जा रही है, तो जो मेरा स्ट्रिंग का ऊपर वाला पार्ट है ये भी तो x डिस्टेंस आगे जाएगा ना, यस सर। और जो नीचे वाला पार्ट है वो भी तो x डिस्टेंस आगे जाएगा ना। यस सर। तो टोटल स्ट्रिंग कितना पार्ट आगे मूव कर गई है? नहीं समझ में आ रहा? डायग्राम वापस से देखो। X+X। वेरी गुड, x+x। बाकी मैं फिर से डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। भाई मैंने कहा ये पुली की इनिशियल पोजीशन थी, पहले पुली यहां पर है। अब क्या हो गया? अब जो ये पुली है वो आगे मूव कर गई है कहीं ना कहीं यहां पे। अब पुली यहां पे आ गई है। अगर पुली यहां पे आ गई है तो देखो ना कितना पार्ट आगे आ गया है स्ट्रिंग का। एक तो ये पार्ट आगे आ गया होगा, ऊपर से ये वाला पार्ट भी तो आगे आया होगा जब पुली आगे गई है। तो मेरे यस पास टोटल फ्री पार्ट कितना हो गया? टोटल मेरे पास फ्री पार्ट हो गया 2x। तो ये बॉक्स कितना नीचे आएगा ये बताओ? ये पुली तो x डिस्टेंस आगे मूव करी है, तो M2 कितना नीचे आएगा? सर 2x नीचे। M2 2x नीचे आएगा। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस तो यार मैं ये कह सकता हूं कि इसका अगर डिस्प्लेसमेंट x है और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर 2x है, तो इन दोनों की एक्सीलरेशन का क्या रिलेशन मिलना चाहिए आपको? इन दोनों की एक्सीलरेशन का क्या रिलेशन मिलना चाहिए ये सोचो आप। सर डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी। किसकी एक्सीलरेशन लेकिन डबल होगी? M1 की एक्सीलरेशन डबल होगी या M2 की एक्सीलरेशन डबल होगी? सर M2। M2 की एक्सीलरेशन डबल होगी क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। तो मैं लिखूंगा एक्सीलरेशन ऑफ A2
इज ट्वाइस ऑफ A1। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इस रिलेशन को हम कहेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन। चेक करो क्या ये चीज समझ में आई है आपको? यस Yes, sir. Yes, sir. लेकिन लेकिन ये तो मैंने आपको सॉल्व करने का एक बस मेथड समझाया है। आप इस मेथड से सॉल्व नहीं करोगे, आप एक बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व करोगे, और उस मेथड का नाम है वर्क डन। हम उस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब वो ट्रिक देख लो, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का। डायरेक्टली हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे चीजों को। मेरे को बताओ, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ये दोनों के दोनों फोर्स कैसे फोर्स हैं? सर इंटरनल। इंटरनल फोर्स। तो क्या इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी वर्क डन आता है? No, sir. नहीं No, आता। sir. तो याद रखना, अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद नहीं है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इधर मैं लिख सकता हूं टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। या मैं चाहे तो ऐसा भी लिख सकता हूं नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। अगर अब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूं तो वो बन जाएगा वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं टेंशन फोर्स इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, नॉर्मल फोर्स इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। सिमिलरली मैं चाहे तो ऐसा भी लिख सकता हूं टेंशन फोर्स इनटू एक्सीलरेशन इज ऑलवेज 0, नॉर्मल फोर्स इनटू एक्सीलरेशन इज ऑलवेज 0। चेक करो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, डन sir. है? कर दो। हाँ, रिपीट कर देता हूँ। भाई मैंने सीधी सीधी बस आपसे एक बात कही कि हमारा टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स ये दोनों के दोनों इंटरनल फोर्स होते हैं। अगर ये इंटरनल फोर्स है तो हमेशा बस इतना याद रखना, इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी कोई वर्क डन नहीं आ सकता। इंटरनल फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो इधर मैंने वही लिखा, टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इनका वर्क डन निकालूं तो वो हमेशा कितना आएगा? 0। नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनका वर्क डन निकालूंगा हमेशा तो वो कितना आएगा? 0। 0. अगर अब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूं तो वो बन जाएगा वेलोसिटी। तो यही सेम चीज मैं वेलोसिटी के साथ भी कह सकता हूं, और यही सेम चीज मैं किसके साथ भी कह सकता हूं? एक्सीलरेशन के साथ भी कह सकता हूं। अगर क्वेश्चन आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे, अगर क्वेश्चन आपसे वेलोसिटी पूछे तो ये वाला रिलेशन यूज करोगे, और अगर क्वेश्चन आपसे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछे तो लास्ट वाला रिलेशन यूज करोगे। इसको अप्लाई करना अभी मैं बताऊंगा, पहले बस आप इतना देख लो कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। Yes. डन। भाई एक एक करके बच्चों से पूछ लेता हूँ, बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरे को मजा नहीं आता ऐसे। प्रज्वल, तीनों पलक, Yes, sir. डन। नमिता, Yes, sir. डन। और बाकी सक्षम, यस सर यस सर। डन। चलो अब देखो मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर से पिछला वाला डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और उसी के मेथड से समझाता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट था M2, यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रही थी, यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रही थी, ये एक पुली। अब जिसको टेंशन फोर्स मार्क करने में डाउट था ना, वो भी देख लो कि टेंशन फोर्स कैसे कैसे मार्क करना होता है। अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब इस वाले क्वेश्चन में मैं सिर्फ टेंशन फोर्स लेके चलूंगा। तो टेंशन फोर्स M2 के लिए कहां लगेगा? टेंशन फोर्स आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि M2 के साथ एक रस्सी बंधी हुई है, आपको इस रस्सी की मदद से M2 को खींचना है। तो मेरे को बताओ रस्सी की हेल्प से आप M2 को किधर खींच सकते हो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ. की तरफ। तो इसमें टेंशन फोर्स किधर मार्क होगा? ऊपर की तरफ। अब ये पुली को खींचना है आपको, इस पुली को आप इस रस्सी की हेल्प से, ये वाली रस्सी की हेल्प से किधर खींच सकते हो, राइट में या लेफ्ट में? Right. राइट में। तो इधर टेंशन फोर्स राइट में मार्क होगा T, इधर भी टेंशन फोर्स राइट में मार्क होगा T। अभी तक ये सारे टेंशन फोर्स TT क्यों मार्क करे? क्योंकि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग कैसे चल रही है? एक सिंगल स्प्रिंग चल रही है। तो सिंगल स्प्रिंग में टेंशन फोर्स हमेशा सेम होता है। अब मेरे को बताओ अगर मैं पुली के इस साइड टेंशन फोर्स मार्क करूं तो इस साइड टेंशन फोर्स कितना आएगा? मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है 2T। बहुत बढ़िया। 2T क्यों आया, कोई कोई बताएगा?
सर टी और टी दोनों सिर्फ एक की तरफ है और ये सर ऐड हो जाएंगे। वेरी गुड हेमराज, बहुत बढ़िया। कि टी और टी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2t बन जाएगा, तो इधर भी 2t होना चाहिए। तो अगर मैं ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मार्क करूं तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इधर टेंशन फोर्स कितना आया, 2t आया। तो याद रखो अब आपका शॉर्टकट मेथड क्या है। शॉर्टकट मेथड के 2-3 स्टेप हैं, आपको वो 2-3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, मार्क ऑल दी टेंशन फोर्सेस। क्या आपने सारे टेंशन फोर्स मार्क कर दिए? यस। दूसरा स्टेप, assume the direction of motion, assume the direction of motion, मतलब अज्यूम करो खुद से कि M2 किधर जा रहा है और M1 किधर जा रहा है। तो बताओ क्या डायरेक्शन अज्यूम करूं M2 की, वो किधर जा रहा है? upwards. अपवर्ड। ठीक है, तो M2 अगर ऊपर जा रहा है तो सॉरी इसको A2 ले लो, तो M1 किधर जाएगा? फिर M1 को लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, है ना भाई? Yes, sir. M1 को इधर खींचोगे तभी तो M2 ऊपर जाएगा। Yes, sir. तो हमारा सेकंड स्टेप भी ओवर। अब हमें थर्ड स्टेप क्या लिखना है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इक्वल्स टू 0। बस अब ये अप्लाई करना है। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं भाई। मेरे को बताओ M2 पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, ये बताओ। T. T। क्या ये टेंशन फोर्स मूवमेंट की डायरेक्शन में आ रहा है या उसके अपोजिट आ रहा है? डायरेक्शन में आ रहा है। की डायरेक्शन Direction में में आ रहा है। तो आप जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको पॉजिटिव में लिखोगे। क्यों पॉजिटिव में लिखेंगे? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। Same. अब मुझे बताओ M1 पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है? T. 2T. 2t। क्या ये जो टेंशन फोर्स 2t है, इसकी और मूवमेंट की डायरेक्शन, क्या ये डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? Opposite. तो आप इधर माइनस साइन लगाओगे। तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने फोर्स इनटू एक्सीलरेशन लिखा, फोर्स इनटू एक्सीलरेशन लिखा। ये मैंने सारे ऑब्जेक्ट पे टोटल वर्क डन लिख दिया। ये वर्क डन टेंशन फोर्स की वजह से आया है, तो ये क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। इसको अब सॉल्व कर दो। TA2 इज इक्वल टू 2TA1। तो क्या कॉमन आगे कट जाएगा इसमें से? TT कट जाएगा, तो आपके पास आ गया A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। आंसर आ गया हमारे पास। चेक करो क्या शॉर्टकट मेथड भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। Yes, sir. बाकी टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा पूरा अच्छे से। जब तक फिट नहीं कराऊंगा दिमाग में तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। प्रियांशी, प्रशांत दोनों चेक करके बताओ। यस सर। डन। Yes, sir. चलो बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद बाकी आप सॉल्व करोगे। ध्रुव। यस सर। यार भाई मैं वैसे नोटिस करता हूं कि आपका या तो कभी माइक ऑन रह जाता है या कैमरा ऑन रह जाता है। बायो क्लास में कैमरा ऑन रह जाता है, मेरी क्लास में माइक ऑन रह जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है भाई? सर कुछ फोन में प्रॉब्लम है। फोन में प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और इसमें अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हो रही हैं चीजें। ये डायग्राम थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्या बना दिया सर ने, लेकिन भावनाओं को समझ लेना। और कुछ मार्क करना है क्या? एक और पुली मार्क कर देते हैं और फिर उससे घुमा देते हैं चीजों को। चलो डायग्राम से घबराना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर ने क्या खिचड़ी बना दी है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। इसको ले लो M1, ये पुली कनेक्टेड है, ये पुली कनेक्टेड है, ये पुली ऊपर है। तो अगर आपको एक चीज अगर नोटिस करी हो, हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग चल रही है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग कैसी चल रही है? एक सिंगल स्ट्रिंग चल रही है। क्या ये चीज इमेजिन हो गई है? Yes, Yes, sir. sir. बढ़िया, कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग सिंगल चल रही है।
हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया M2 तो राइट हैंड साइड में जा रहा है 8 की एक्सीलरेशन से, तो ये जो मेरा M1 है ये ऊपर कितनी एक्सीलरेशन से जाएगा, ये क्वेश्चन है कि मुझे कैलकुलेट करना है कि M1 कितनी एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम सारे टेंशन फोर्स मार्क करेंगे। तो मुझे बताओ M2 पे टेंशन फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में, बिल्कुल बढ़िया। यार किसी को अगर टेंशन फोर्स मार्क करने में डाउट आ रहा हो तो प्लीज बोल देना। फिर यहाँ पे टेंशन फोर्स पुली के लिए ऊपर, पुली के लिए ऊपर, तो यहाँ पे नीचे कितना टेंशन फोर्स हो जाएगा 2T, तो ब्लॉक के लिए ऊपर कितना टेंशन फोर्स हो जाएगा 2T। सिमिलरली यहाँ पे टेंशन फोर्स T, यहाँ पे टेंशन फोर्स T, तो पुली के लिए नीचे हो जाएगा 2T और ब्लॉक के लिए ऊपर कितना हो जाएगा 2T। फिर भैया यहाँ पे हो जाएगा टेंशन फोर्स T। मैंने सारे टेंशन फोर्स मार्क कर दिए, चेक करके बताओ टेंशन फोर्स में कोई डाउट है तो पूछो। डन। तो हमारा पहला स्टेप ओवर हो गया, हमने सारे टेंशन फोर्स मार्क कर दिए। दूसरा स्टेप क्वेश्चन ने हमें पहले से ही दे रखा था कि डायरेक्शन बनाना, डायरेक्शन का भी काम हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है कि मेरे को सबके वर्क डन लिखने और जीरो से इक्वेट करना है। तो आ जाओ M2 के ऊपर, M2 पे टेंशन फोर्स कितना लग रहा है T, इसकी एक्सीलरेशन कितनी है 8। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, ऑपोजिट। क्या लगाना पड़ेगा -साइन। अब सिमिलरली मेरे को बताओ M1 पे टोटल कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, ऐसा कर लो, इसको 10 कर लो, इसको 10 कर लो ताकि, वेरी गुड। तो अगर आप देखो एक टेंशन फोर्स तो ये लग रहा है 2T, एक टेंशन फोर्स ये लग रहा है 2T, हो गया 4T, और एक टेंशन फोर्स ये लग रहा है, तो टोटल कितने टेंशन फोर्स हो गए 5T। क्या इसकी डायरेक्शन और मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, सेम है। तो इनको करूंगा पॉजिटिव में और टोटल किसके बराबर कर दूंगा 0 के। तो मुझे बताओ A की वैल्यू कितनी आ रही है, चलो कैलकुलेट करके बताओ। क्या सबका आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, Yes, sir. डेफिनेटली। चलो बढ़िया बढ़िया। सर ये 5T वाला रिपीट करना। 5T वाला रिपीट करना है। देखो इस M1 पे देखना है कि M1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने टेंशन फोर्स लग रहे हैं। तो एक तो ये वाला लग रहा है ऊपर, ये कितनी थी वैल्यू 2T। एक ये वाला ऊपर लग रहा है, ये भी कितना लग रहा है 2T। और एक ये वाला फोर्स लग रहा है, तो T, 2T और 2T, ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये दोनों तीनों के तीनों, सॉरी, ये तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं, ऐड। तो T प्लस 2T कितना हो गया 5T। फिर मेरे को देखना था कि ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। और टोटल किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। डन है, यस सर। चलो Yes, बढ़िया। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है, तो इसको कंप्लीट करो फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। दो सर। चले बढ़ते हैं आगे। Yes. ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, रस्सी ऐसे चलती हुई आ रही है कुछ, यहाँ पे एक पुली, यहाँ पे एक पुली, और यहाँ पे एक इस तरीके से। ये जो मैंने छोटा सा ट्रायंगल बनाया है ये बेसिकली एक हुक है कि भैया यहाँ से स्ट्रिंग फिक्स है, तो स्ट्रिंग चलती आ रही है, पुली A से गई, फिर B से गई और फिर वापस A में गई। क्वेश्चन ने बोला है कि ये ब्लॉक B चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, तो मेरे को बताओ ये ब्लॉक A कितनी स्पीड से जाएगा। तो ट्राई टू कैलकुलेट दी एक्सीलरेशन। डन डन डन, क्वेश्चन क्लियर है, यस सर। Yes, चलो sir. बढ़िया। तो ऐसा करते हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शंस मैच करेंगे और फिर देखेंगे।
1 मिनट बाद पोल जनरेट करूंगा, आप आराम से 1 से 2 मिनट लो इसको सॉल्व करने के लिए। काम यही करना है। हाँ हेमराज बोलो, क्या डाउट है यार? सर कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। लक्ष्य चेक करो क्लियर है या नहीं। साहिल? Got it, sir. ओके बढ़िया। संजना क्वेश्चन रिपीट करना है। क्वेश्चन संजना डायग्राम गिवन है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी ये सब स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली दे रखी है, और ये जो बीच वाला है ये दैट इज अ हुक बेसिकली, कि भैया ये स्ट्रिंग यहां से फिक्स्ड है, ये चीज मूव नहीं कर सकती। ब्लॉक बी आगे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से, तो मेरे को बताना है कि ब्लॉक ए कितनी एक्सीलरेशन से आगे जाएगा, मेरे को ये बताना है। ऑप्शंस दे दिए हैं, ट्राई करना है कैलकुलेट करना। तो मैंने पहले ही बोला पहला स्टेप क्या है कि सारे टेंशन फोर्स मार्क कर दो फटाफट। तो टेंशन फोर्स ऐसा करते हैं साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना, मैं बस फोर्सेस मार्क करने में हेल्प कर रहा हूँ। ये वाले इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड। राइट हैंड साइड। टेंशन ले लो टी, तो इधर भी टेंशन फोर्स पुली के लिए किधर लगेगा? अपोजिट साइड टी, इधर भी टी, तो इधर कितना टेंशन फोर्स आ जाएगा? 2T। तो ब्लॉक बी के लिए इधर कितना टेंशन फोर्स आएगा पीछे की तरफ? 2T। फिर यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, तो यहाँ पे कितना आया? 2T आया। तो ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में भी कितना आया? 2T आया। 2T। चलो बस मैंने इतनी मदद कर दी है। अगर किसी को टेंशन फोर्स मार्क करने में डाउट हो रहा हो तो पूछते रहना बीच बीच में। अब मैं पोल जनरेट कर रहा हूं, आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। भाई सबके पास पोल आया है या नहीं आया है? सर सबमिट नहीं हो रहा है। सबमिट नहीं हो रहा है? हो रहा। चलो एक और पोल कंडक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। चेक करो ये वाला सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। अब ठीक है। हो गया सर। हाँ भाई वेरी गुड। अभी तक 12 लोगों के आंसर सही हैं। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करो यार, अभी तो सिर्फ 50% स्टूडेंट्स ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। अरे भैया तुम लोग तो नाम डुबाने में लगे हुए हो। सिर्फ 16 बच्चों का आंसर सही है। करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने तो बल्कि फोर्स भी मार्क करके दे दिए यार। देखो कैसे आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार अगर मैं टेंशन फोर्स लिखूं ब्लॉक ए के लिए, तो ब्लॉक ए के लिए टोटल कितना टेंशन फोर्स आ रहा है? टोटल टेंशन फोर्स आ रहा है 3T, और इसकी एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है। क्या टेंशन फोर्स और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सेम है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। फिर ब्लॉक बी के लिए देखते हैं। यार ब्लॉक बी के लिए तो टेंशन फोर्स 2T है, और वो 2T पीछे लग रहा है, और 6 की वैल्यू आगे दे रखी है, तो इसके साथ हम लगाएंगे नेगेटिव साइन, इज इक्वल्स टू 0। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3T इंटू ए इज इक्वल्स टू 2T इंटू 6। तो सबसे पहले तो टी को काट दो, सॉरी टी को काटो, तो हमारे पास आ रहा है 3A इज इक्वल्स टू 12। अच्छा ऑप्शन ही नहीं गिवन है, किसी ने बोला ही नहीं यार। तो हमारे पास एक्सीलरेशन कितनी आ रही है?
12/3 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर है भाई, माय मिस्टेक, मैंने ऑप्शन सी गलत दे दिए, किसी एक ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं। चलो चेक करो, अभी भी कोई दिक्कत है इसमें? नो सर, नो प्रॉब्लम। डन डन डन। तो मैं आपको इसी के बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, वो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गिवन है, मास m1, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड, और फिर ये कुछ इस तरीके से। ये ब्लॉक m2 यहाँ पे कनेक्टेड है पुली। ये कितना एंगल बना रही है, हमें ये एंगल बोल रखा है कि ये एंगल बना रही है 37 डिग्री से। ये कितनी स्पीड से आगे जा रहा है, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मेरे को बताना है ये वाला ब्लॉक कितनी स्पीड से आगे जाएगा। पहले चेक करो क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। कि भाई मैं m2 को मूव कराऊंगा तो m1 आगे जाएगा, तो m2 जा रहा है 3 की स्पीड से, तो मेरे को बताना है m1 कितनी स्पीड से आगे जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं, चेक करो आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है। पहले बार को बताओ, m1 के लिए अगर टेंशन फोर्स मार्क करूंगा तो किधर आएगा? राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में, बहुत बढ़िया। अगर m2 के लिए टेंशन फोर्स मार्क करूंगा तो ये आएगा कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ। गुड। अब भैया हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? हमें फॉर्मूला यूज करना है टेंशन फोर्स इनटू वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू 0। अब m1 के लिए देखते हैं। m1 के लिए टेंशन फोर्स है T और वेलोसिटी है v। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सेम है। सेम है, तो ये आएगा प्लस में। लेकिन अब m2 के लिए सोचो, m2 के लिए क्या करूं मैं? m2 के लिए टेंशन फोर्स और वेलोसिटी ना तो डायरेक्शन सेम है ना तो डायरेक्शन अपोजिट है, फिर क्या करना चाहिए हमें? कंपोनेंट में। वेरी गुड समीक्षा, हम क्या करेंगे भैया, टेंशन फोर्स का कंपोनेंट ले लेंगे। टेंशन फोर्स का कंपोनेंट लिया तो बताओ ऊपर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? साइन वाला। वेरी गुड, साइन थीटा वाला, क्योंकि एंगल नीचे वाले के साथ बन रहा है। कॉस होगा। हाँ, और नीचे वाला हो जाएगा cos 37, क्योंकि नीचे वाले के साथ एंगल बन रहा है। अब क्या करो, आपने टेंशन फोर्स को स्प्लिट कर दिया ना, तो आपको बाकी किसी से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वो कंपोनेंट देखना है जो वेलोसिटी की या तो डायरेक्शन में आ जाए या उसके अपोजिट आ जाए। तो इस 3 मीटर पर सेकंड के अपोजिट कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? cos 37। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा t cos 37 इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी गिवन है? 3। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है, तो माइनस साइन लगेगा। अब ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो यार एक बार बताओ, आपको cos 37 की वैल्यू पता है, t तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आप मेरे को v की वैल्यू फाइंड करके दो, v की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो लोगों काम पे, ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर v। हाँ हेमराज, बल्ले ही बल्ले चल रहा है तुम्हारा है। 12/5। 12/5 आ रहा है क्या? चेक करते हैं भैया। cos 37 4/5। हाँ cos 37 4/5। अच्छा ठीक है, फिर सही जा रहे हो। तो ये हो जाएगा t इंटू वी इज इक्वल टू t cos 37 हो जाएगा हमारे पास 4/5 इंटू 3। तो ये हो गया हमारे पास, t कट गया, हमें v की वैल्यू चाहिए थी, तो भैया v की वैल्यू आ गई 12/5। बिल्कुल सही है भैया, 12/5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दे दूं तो क्या वो सॉल्व हो जाएगा? यस सर। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डायग्राम बदल दूंगा, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। तो आपको क्या करना है, इसको फटाफट 1 मिनट में नोट डाउन करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। डन सर। डन, अरे बहुत बढ़िया। चलो तो भैया इसके लिए होगा पोल जनरेट, और देखेंगे कौन कौन बच्चे सही आंसर देते हैं। भैया याद रखना, अगर मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही नहीं आया फिर देखना तुम्हारी कुटाई है सबकी। वैसे तुम बोलोगे सर कैसे कूट सकते हो, है ना, आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो।
चलो क्वेश्चन देखो, सिंपल सादा क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्ट है M1, वो नीचे जा रहा है 4 की स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये रस्सी से कनेक्टेड है और यहाँ पे एक रिंग है। तो मेरे को बताओ, अगर M1 नीचे जा रहा है तो ये रिंग जो है वो कहाँ जाएगी? ऊपर। ऊपर जाएगी। भाई बहुत बढ़िया। M1 नीचे जा रहा है तो ये रिंग खिसक खिसक के ऊपर जाएगी ना। ये वाला एंगल मेरे को गिवन है कि ये वाला एंगल है 37 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये रिंग कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। तो चलो हो जाओ शुरू, कि ये रिंग कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। मैं भी थोड़ा सा फटाफट माइंड में कैलकुलेट करता हूँ, फिर उस हिसाब से ऑप्शन देता हूँ आपको। पहले मैं भी तो कैलकुलेट कर लूं। भैया सर cos 37 की वैल्यू क्या बताई आपने 4/5 4/5। चलो तो ऑप्शंस हैं। भाई मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, आप सब ऑप्शन चेक करना कि आपके ऑप्शन सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक मिनट और दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो 1 मिनट लो और मैं फटाफट पोल जनरेट कर दूंगा। डन सर। डन। चलो तो भैया लो, पोल जनरेट कर दिया है जिन जिन का सॉल्व हो गया होगा। याद रखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस डायग्राम के साथ थोड़ा सा हेर फेर हुआ है और कुछ नहीं। उधर 2 डब्बे गिवन थे, इधर एक रिंग और एक डब्बा गिवन है, बाकी और कुछ नहीं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन बस। इस टॉपिक पे इतना ही क्वेश्चन करेंगे बस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं भैया। लास्ट के 10 सेकंड और अभी तक 50 क्या 40% लोगों ने भी आंसर नहीं दिया। अरे भाई क्या करके मानोगे तुम सब लोग। भाई तुम लोग बहुत आलसी होते जा रहे हो। सिर्फ 54% लोगों ने आंसर दिया है। भाई पोल 1 मिनट से ज्यादा का कंडक्ट नहीं करा जाएगा। तो देखते हैं किसका आंसर कितना सही है। तो लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले मार्क करते हैं टेंशन फोर्स। तो मेरे को बताओ टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? सर M1 में ऊपर की तरफ लग रहा है और इस रिंग में ऊपर स्प्रिंग की की डायरेक्शन डायरेक्शन में। डन। तो ये कर दिया हमने कि ये टेंशन फोर्स यहां लग रहा है टी। अब भैया ये टी और ये 4, ये तो आ गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो लिख दूंगा -T × 4। लेकिन दूसरे वाले के साथ क्या दिक्कत है, टेंशन फोर्स और रिंग का जो मूवमेंट है वो ना तो सेम आ रहा है ना तो अपोजिट आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेंशन फोर्स को सर स्प्लिट कर कंपोनेंट्स में देंगे। टेंशन फोर्स को स्प्लिट किया तो जिसके साथ एंगल बनता है वो हो गया T cos 37। तो यहां लिखूंगा मैं T cos 37 इनटू वेलोसिटी। पॉजिटिव में लिखना चाहिए या नेगेटिव में? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। इक्वल्स टू 0। तो भैया इतने में तो सॉल्व कर दो ना, अब क्या चाहिए तुम्हें। तो ये हो जाएगा T cos 37 इंटू वी इज इक्वल्स टू T × 4। तो भैया T और T कटा, cos 37 की वैल्यू 4/5 इंटू वी, 4/5 इंटू वी इज इक्वल्स टू 4। 4 भी कटा तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर आंसर बी है। हाँ या ना? यस यस। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, वो आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही को सॉल्व करना है।
क्वेश्चन ने बोला भाई भैया ये है हमारी दीवार वॉल, ये है हमारा ग्राउंड, सब कुछ फ्रिक्शनलेस ही है, क्योंकि मैंने बता ही दिया, हम पहले पार्ट में तो यही पढ़ेंगे कि सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। इनके बीच में मैंने रखी हुई है एक सीडी, एक रॉड ले लो या सीडी लैडर ले लो, कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, तो होगा क्या, ये लैडर इस पॉइंट से राइट हैंड साइड जाएगी, तो इस पॉइंट से सपोज ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट बी किधर जाएगा, सर नीचे नीचे की तरफ। ये चीज तो यार आपको इमेजिन हो जानी चाहिए। अगर मैं ऐसे इस पेन को रख रहा हूं, अगर ये पेन यहां से नीचे खिसक रहा है, तो मतलब ये वाला पॉइंट नीचे गिरेगा। हमें एंगल की वैल्यू गिवन है, हमें ये वाला एंगल बोला हुआ है कि भैया ये वाला एंगल है 37, बस यही बोला हुआ है। तो अगर ये एंगल 37 है, तो क्या आप अपने आप ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लोगे? यस सर। कितना आएगा? सर 53। बढ़िया, तो बोलने की जरूरत नहीं थी, 53 आ जाएगा, आप सब लोग कैलकुलेट कर लोगे। तो मेरे को पॉइंट ए की वेलोसिटी दे रखी है कि भैया पॉइंट ए 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है। वो बोल रहा है भैया पॉइंट बी बताओ, पॉइंट बी कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, पॉइंट बी कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। अब मैंने याद हो आपको, मैंने बताया था टेंशन फोर्स हमारे लिए एप्लीकेबल होता है रोप्स में भी, चेन में भी, और कुछ कुछ केसेस में हम रॉड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर हम टेंशन फोर्स रॉड पे ही अप्लाई करेंगे। तो मैं इधर टेंशन फोर्स अगर मार्क करूंगा, तो याद रखना पॉइंट ए के लिए टेंशन फोर्स कहां लगेगा, इधर ऊपर की तरफ लगेगा। क्या ये चीज इमेजिन हो रही है? यस सर। डन। यस सर। पॉइंट ए के लिए टेंशन फोर्स ऊपर, वेयरएज पॉइंट बी के लिए टेंशन फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। बिल्कुल बढ़िया। तो मैंने टेंशन फोर्स मार्क कर दिया, इससे ज्यादा आपकी कोई मदद नहीं करी जाएगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। चलो हो जाओ शुरू। इसमें मैं कोई पोल जनरेट नहीं कर रहा, इसमें हम देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, क्या देखेंगे बाद में। चलो, और मैं एक्सपेक्ट आप लोगों से ये करता हूँ, इतना अच्छा आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो सब लोग, तो इसका आंसर भी बिल्कुल बढ़िया से दे देना। ध्रुव इसका आंसर तुम बताओगे, तुमसे पूछूंगा, ठीक है? अब ध्रुव का माइक ऑन नहीं हुआ है, ध्रुव? चलो, अगर ध्रुव नहीं तो अभिनव ठाकुर बताएंगे। अभिनव ठीक है? अब तो चाहे मैं किसी का भी नाम ले लूं, कोई नहीं बोलेगा। सर इस क्वेश्चन में जो बी बी पॉइंट उसके भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। बिल्कुल साहिल, बिल्कुल सही। इसमें क्या करना पड़ेगा, ए के भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे और पॉइंट बी के भी लेने पड़ेंगे। हेमराज अगर आप बोल रहे हो आपको आता है, तो चैट बॉक्स में आप आंसर भेजोगे, आप चैट बॉक्स में भेजोगे। हमारी क्लास में तो दो हेमराज हैं, एक हेम स्पेस राज है और एक हेमराज है। तो दोनों को कुछ अलग अलग मेरे को वैसा करना पड़ेगा, कुछ और नाम रखना पड़ेगा। ठीक है संजना, चेक करेंगे। तो देखो भाई, आप लोगों को पता ही है, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, टेंशन फोर्स के साथ स्प्लिट करना पड़ेगा। इस टेंशन फोर्स को स्प्लिट करूंगा, तो ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेरी गुड, टी कॉस 37। इस वाले की वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे काम का ही नहीं है। सिमिलरली इस वाले टेंशन फोर्स को स्प्लिट करूंगा, तो हमें चाहिए जो मूवमेंट की डायरेक्शन की तरफ आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी कॉस 53। तो मेरे को बताओ क्या लिखूं मैं इक्वेशन? -3 cos 37 into 4. वेरी गुड, माइनस टी कॉस 37 इंटू 4, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी और ये टेंशन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट टर्म Plus t cos 53 into v. वेरी गुड भाई, वेरी गुड, टी कॉस 53 इंटू वी।
और ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। भाई जी। बहुत बढ़िया, मतलब सबको आ गया है। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, तो ऐसा मत सोचना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ है, आराम से हो जाना चाहिए। टी टी कॉमन आगे कट जाएगा अगर मैं इनको दोनों साइड फेंक दूं तो टी cos 37 इंटू 4 इक्वल्स टू टी cos 53 इंटू वी। टी को कॉमन लेके काट दो, cos 37 cos 53 डिग्री की वैल्यू रखते हैं। cos 37 होता है 4/5 इंटू 4, cos 53 डिग्री कितना होता है? 3/5 इंटू वी। तो हमारा 5 और 5 कट गया, तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 16/3। वेरी गुड, तो ये फाइनल आंसर है। क्या सबको इस क्वेश्चन के साथ पूरी मजेदार वाली क्लैरिटी है? यस सर, Yes, sir. मजेदार वाली। बढ़िया। तो लो, अब आपको क्या करना है, आज कंस्टेंट रिलेशन हमें टेंशन वाला कंस्टेंट रिलेशन पर लिया है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारे सिलेबस में दो कंस्टेंट रिलेशंस होते हैं, मतलब कंस्टेंट रिलेशन दो टाइप के होते हैं। वाला भी है। एक होता है हमारे पास पुली कंस्ट्रेंट्स, मतलब जिसमें पुली वगैरह मूव कर रही होती है, जिसमें हम टेंशन फोर्स को लेते हैं। और दूसरा कंस्ट्रेंट्स होता है इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन को वेज कहते हैं, वेज कंस्ट्रेंट्स। इसमें हम नॉर्मल फोर्स को कंसीडर करते हैं। लेकिन आपके नीट वाले सिलेबस के लिए हमें सिर्फ टेंशन फोर्स वाला पढ़ना होता है, तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया है। डन डन डन। Yes, Yes, sir. sir. चलो बढ़िया। तो Yes. भैया हमारा फ्रिक्शनलेस वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे अपना फ्रिक्शन के साथ कंसीडर करना चीजों को। तो पूरा यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके रखना, नेक्स्ट क्लास तक मिलेंगे फिर अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके Thank you, लाल, sir. तो भैया टाटा Thank बाय you, बाय, sir. टेक केयर और एंजॉय। और जिसको डाउट है तो डाउट के लिए रुक सकता है, वो डाउट पूछ सकता है अपने। No. नो सर। ओके, तो Okay, मिलते हैं फिर bye. भैया नेक्स्ट क्लास में। Thank चलो you, टाटा sir. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच यार। सर Okay, सर हैं आगे। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कॉस मतलब 53 और 37 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको बोला 37 और 53 डिग्री के लिए ही ये मेथड है कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, इस टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल बना दो और मार्क कर दो 3 4 5। याद रखना ये हाइपोटेन्यूस है, ये सबसे लंबी साइड है, ये तो 5 होगी ही होगी। अब आपका जो मन करे आप किसी को भी 3 लिख देना और किसी को भी 4 लिख देना। वैल्यूज कंपलसरी है कि 3 4 5 ही लेनी है? हाँ बिल्कुल, ये कंपलसरी है क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये कंपलसरी है। Yes, sir. अब आपका जो मन करे, आपका मन करे इधर 3 ले लो इधर 4 ले लो, वो आपके पास मर्जी है। लेकिन याद रखना जो ये हाइपोटेन्यूस है वो तो 5 ही होना चाहिए, इसके साथ आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो भैया मैं तो सीधे सीधे इस तरीके से याद रखता हूँ 3 4 5। अब बताओ इन तीनों में से सबसे छोटी साइड कौन सी है, 3 है 4 है या 5 है? 3 3 है। तो इसके अपोजिट, इसके बिल्कुल अपोजिट एंगल की वैल्यू लिख दो 37। 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट लिखना है आपको क्या? 53 डिग्री। अब जैसे कुछ बच्चों को डाउट अभी भी आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने बोला कि आप किसी को भी 3 और किसी को भी 4 लिख सकते हो। सपोज मैं इसको 3 लिख रहा हूं, इसको 4 लिख रहा हूं और इसको 5 लिख रहा हूं, तो मेरे को बताओ 37 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा? नीचे। नीचे. नीचे आएगा, क्योंकि 3 के अपोजिट होना चाहिए और 4 के अपोजिट 53 होना चाहिए। अब मुझे बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं cos 37, तो मेरे को बताओ 37 के लिए, 37 के लिए बेस कौन बन रहा है? बेस का मतलब होता है साथ वाली साइड, बेस का मतलब होता है साथ वाली साइड। तो बताओ कौन सी है 37 के साथ वाली साइड? 4। तो यहाँ पे आएगा 4। और हाइपोटेन्यूस कौन सा है? 5। तो हो गई cos 37 की वैल्यू। Thank you. सिमिलरली मेरे को बताओ cos 53, मन्नत आप ही बताओ अब cos 53 डिग्री। सर 3/5। वेरी गुड। cos का होता है 53, 53 के साथ वाली साइड है 3 और हाइपोटेन्यूस है 5। तो आप चाहे तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लोगे। तो क्या ये वाला डाउट सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं जिसका नेक्स्ट डाउट है कि भैया टेंशन फोर्स मार्क करना तो सिखा दो सर, आपने वही नहीं सिखाया, आप पता नहीं क्या क्या पढ़ाते जा रहे हो।
तो चलो टेंशन फोर्स मार्क करना सीखते हैं। भाई मैंने आपको बस सीधा एक ही पॉइंट बोला है टेंशन फोर्स को मार्क करने का, कि टेंशन फोर्स हमारा एक पुलिंग फोर्स है। ये हिंदी वाला स्त्रीलिंग पुलिंग नहीं है, ये पुश और पुल वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना है रस्सी की हेल्प से, एक रोप की हेल्प से मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है M1, मैंने एक रस्सी यहां कनेक्ट कर दी है, तो मेरे को बताओ इस रस्सी की हेल्प से आप इस M1 को किधर खींच सकते हो, लेफ्ट लेफ्ट में साइड। या राइट में? लेफ्ट साइड। लेफ्ट में खींच सकते हो ना, यस तो बस सर, टेंशन फोर्स लेफ्ट में मार्क होगा। बस यही है। इतना ही तो लॉजिक है। सर वो 2T वाला जो हाँ वो भी बता रहा हूँ, पलक वो भी बता रहा हूँ, पूरा खत्म कराऊंगा, इसकी टेंशन मत लो। अब जैसे कि मेरे को बताओ कि ये एक ब्लॉक है M1 और मैंने इसको 2 स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो मेरे को बताओ ये स्ट्रिंग 1 ले लो, ये स्ट्रिंग 2 ले लो। तो मेरे को बताओ स्ट्रिंग 1 की हेल्प से आप M1 को किधर खींच सकते हो? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो इधर टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड आ जाएगा। लेकिन दूसरी वाली रस्सी की हेल्प से आप इस ऑब्जेक्ट को किधर खींच सकते हो? राइट साइड। तो इस पर राइट। टेंशन फोर्स राइट हैंड साइड मार्क हो जाएगा। यस। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। बढ़िया। अब आपका नेक्स्ट डाउट कि सर आपने पुली वाला नहीं समझाया सही से, तो सर पुली वाला फिर से समझाएंगे। डायग्राम को बड़ा बनाता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले काम क्या करो, मेरे को M1 और M2 के लिए बताओ टेंशन फोर्स किधर मार्क करूं, पुली को छोड़ो। M2 के लिए ऊपर को होएगा। तो मेरे को M1 को रस्सी की मदद से खींचना है, तो ऊपर भैया मैं की। ऊपर ही खींच सकता हूँ, यस तो इधर टेंशन फोर्स T, M2 को भी ऊपर ही खींच सकता हूँ T। यस। अब याद रखो जो ये बीच में पुली है ना, ये पुली हमेशा हमेशा मासलेस होगी। मासलेस का मतलब क्या है, इसका मास कितना होगा पुली का? 0। मेरे को फोर्स का फॉर्मूला बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। तो अगर मास 0 है तो फोर्स कितना आएगा ये जो बताओ? 0 ही आएगा। फोर्स 0 आएगा। फोर्स 0 होने का मतलब क्या है? फोर्स 0 होने का मतलब है इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है? यस। सर चलो अब मेरे को एक काम करो, अब नीचे वाले ब्लॉक को भूल जाओ, नीचे वाले ब्लॉक्स को भूल जाओ, हमारा काम खत्म हो गया। ये जो रस्सी है, ये वाली स्ट्रिंग, इसको ऐसा करता हूं किसी और कलर से ड्रॉ कर देता हूं। जो ये रेड कलर वाली रस्सी है, इसकी मदद से आपको पुली को खींचना है, तो बताओ किधर खींच सकते हो आप, नीचे या ऊपर? किसको खींचना है? पुली को खींचना है। पुली को खींचना है, नीचे। नीचे को ही खींच सकते हैं। नीचे को ही खींच सकते हैं ना, तो इस पे टेंशन फोर्स मार्क होगा T और इधर भी टेंशन फोर्स मार्क होगा T, क्योंकि दोनों साइड रस्सी आ रही है इसलिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। डन। अब अभी हमने पढ़ा कि यार पुली पे तो टोटल फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि इसका कोई मास नहीं है, लेकिन इस पे तो यार 2 फोर्स आ रहे हैं और दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मतलब नीचे की तरफ कितना फोर्स हो गया? 2T। तो इसको 0 कैसे बनाऊं, अब ये सोचो। ऊपर भी उतना ही फोर्स लगे। बिल्कुल। तो अगर ऊपर भी उतना ही फोर्स लगे तो 2T क्या हो जाएंगे? कट कैंसिल। जाएंगे और टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? 0। तो बस हमने यही तो किया। यस। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो डन। अब एक बार फिर से चेक कर लो, अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि डाउट है तो अभी भी मैं और एक्सप्लेन करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बता नहीं दो। सर, बहुत अच्छी तरह से आ गया समझ। चलो बढ़िया। तो बस इतना सा बिल्कुल रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, प्रैक्टिस करके रखना, मजा हो जाएगा अपने आप। सर इन वाले न्यूमेरिकल्स में भी ऑलमोस्ट आ ही गया था आंसर। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेना, जो आज क्वेश्चन करे ना उनको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। अगर उनमें कोई डाउट नहीं है तो आपको फ्रिक्शन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, फ्रिक्शन भी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा वो भी। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हाँ बिल्कुल हेमराज, जय हिंद। चलो।